Good morning, friends, and respected faculty members, and my dear students. So, before starting the lecture, as usual, I want to say something. The first thing is that कि जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, मीन्स जब भी आप लेक्चर फॉलो करते हो, तो प्लीज़ आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा लेक्चर फॉलो करो। मीन्स ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक आप पूरी देखो, क्योंकि जब तक आप ये पूरा लेक्चर फॉलो नहीं करोगे, ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे, तब तक आपको प्रॉपर क्लियर समझ नहीं आएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टेप्स भी मैथमेटिक्स की तरह स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर आपने बीच में से कोई भी स्टेप छोड़ा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जो भी हम केस कर रहे हैं वो पूरा केस समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं 1 बाय 1 एक एक केस करके या मैक्सिमम 2-2 केस करके कवर करवाऊँ, ताकि आपको अच्छी तरह पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। क्लियर। और दूसरा, आज अगेन बहुत ठंड है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी सर्दी में आप लोगों के लिए लेक्चर अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। क्लियर, बिकॉज दैट लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इनकी, आपको बिल्कुल ये यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हैं। तो ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ साथ साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स के लिंक्स ज़रूर सेंड कर दें, जहाँ मेरा यूट्यूब चैनल जो है PROF, प्रोफेसर की शॉर्ट फॉर्म है PROF स्पेस BHANOT, बनोट, मीन्स प्रोफेसर बनोट। तो आप उस यूट्यूब के चैनल का लिंक शेयर कर दें, जहाँ यूट्यूब का चैनल का नाम बता दें उनको, ठीक है, मैसेज करके, और जहाँ फिर ये जो वीडियो लिंक्स हैं ये उनके ग्रुप्स में शेयर कर दें। अब सभी फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट है, सभी फैकल्टी मेंबर से भी रिक्वेस्ट है, यू बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, तो आपके डिफरेंट कॉलेजेस में ग्रुप्स होंगे, स्टूडेंट्स ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पे, जहाँ आपके क्लास का CR जो भी होगा आप उसको ये वीडियो लिंक्स ज़रूर सेंड कर दें, ताकि वो जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, उन स्टूडेंट्स का कुछ फ़ायदा हो जाए, इस सब्जेक्ट्स के कुछ कंसेप्ट उनको कवर हो जाए। जब बेशक जो लोग बच्चे पास भी कर चुके हैं, बेशक जो बच्चे क्लियर भी कर चुके हैं इस सब्जेक्ट को, और आप सबको बीइंग ए टीचर भी पता है कि लॉकडाउन के कारण हमारी लैब्स की प्रैक्टिस जो है वो रह गई है, वो प्रॉपर नहीं हुई। तो कम से कम अगर उनकी लैब की कोई कमी रह गई है इस सब्जेक्ट में, तो वो इस लेक्चर को देख के उस कमी को घर पे बैठे पूरा कर दें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप सबको पता है कि इंडस्ट्री में आगे काम आने वाला सब्जेक्ट है। कहीं भी आप जाओगे इंडस्ट्री में, मे बी यू आर इन डिज़ाइन ऑफिस, मे बी यू आर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मे बी यू आर इन क्वालिटी डिपार्टमेंट, एंड मे बी यू आर इन सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट। सो इन द ऑल डिपार्टमेंट्स इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास हमेशा ड्राइंग आएगी। तो ड्राइंग को देख के जहाँ तो आपको बनाना होगा ऑब्जेक्ट, जहाँ आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी होगी, जहाँ ड्राइंग की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसकी सेल करनी होगी। ठीक है, मतलब कस्टमर कोई पूछता है कि डायमेंशन कितनी है, तो आपको अगर ड्राइंग रीड करनी नहीं आती, स्पेसिफिकेशन रीड करनी नहीं आती, यू कांट सेड अबाउट दैट। क्लियर। और डिज़ाइन ऑफिस में तो है इस सब्जेक्ट की ज़रूरत। डिज़ाइन ऑफिस में बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंसेप्ट क्लियर हुए आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ठीक है, आई हैव डन द जॉब इन डिफरेंट डिज़ाइन ऑफिसेज इन इंडस्ट्री, JCB क्रेन्स, स्कॉट्स लिमिटेड, इक्विपमेंट डिवीजन स्कॉट, ठीक है, और नेशनल रोड कन्वेयर्स। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री की डिज़ाइन ऑफिस में मैंने जॉब की है, पंजाब मोटर्स, अशोका लेलैंड। तो जहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बीइंग ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, मैं आपको यही अगेन कहूँगा कि इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स अच्छी तरह आपको क्लियर होने चाहिए A to Z। ठीक है, जब तक इसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक इंडस्ट्री में आपको इसकी प्रॉब्लम पड़ेगी पड़ेगी। हर एक केस आपको क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ लाइन क्लियर होनी चाहिए,
ड्राइंग को रीड कैसे करना आता है, ड्राइंग के ऊपर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल, टॉलरेंसेस, सिंबल्स, अलाउंसेस, तो ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इंडस्ट्री में आगे सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। व्यू क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा व्यू कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, कैसे बनेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, ठीक है। और प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग हम कैसे, हमने व्हाट इज द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग ऑन द ड्राइंग एज पर द स्टैंडर्ड BIS 696 और SP86, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन ऑन द ड्राइंग एज पर द स्टैंडर्ड BIS 696 और SP46। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब तक ये सब्जेक्ट आप डेप्थ में जाके नहीं पढ़ोगे तो तब तक प्रॉब्लम रहेगी। एंड नाउ दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर यू, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हो रही, कॉलेजेस बंद हैं जैसे, तो आप घर पे बैठे इस सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके मेरे साथ साथ रीड कर सकते हो, मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस देख के इसको कवर कर सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू। ज़्यादा ना बोलते हुए फिर मैं यही कहूँगा, प्लीज़ शेयर माई वीडियो लिंक्स विद योर स्टूडेंट्स ग्रुप, ठीक है, एंड आल्सो माय चैनल नेम विद योर स्टूडेंट्स ग्रुप, ताकि वो जो घर पे बैठे हैं उनको क्लियर हो जाए। ओके, सो अप टू द यस्टरडे लेक्चर वी कवर द definition of projections of solids, and we also cover the first case of that chapter, and in that case the object is, or maybe the axis is perpendicular to HP and parallel to VP। तो कल तक के केस में हमने ये पढ़ा था कि अगर सॉलिड परपेंडिकुलर टू HP है, अगर हमारे पास ये सॉलिड है तो ये 90 डिग्री है, इट मींस इसकी जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू HP, क्लियर, एंड एज वेल एज दैट इज आल्सो ही सेड पैरेलल टू VP, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो इस केस को हमने यहाँ तक कल के जो चैप्टर में है यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था। So axis is what? Axis is the line, that line divide the center of a solid into equal two parts, clear, and that passes from the center of the base to the top center, and if that is 90 degree, that line is 90 degree, it means that axis is 90 degree, then that is the right solid. If that is not than 90 degree, then that is the oblique solid, clear। तो यहाँ तक हमने कवर किया था, ठीक है। टुडे वी स्टार्ट द केस नंबर 2, एंड इन द केस नंबर 2 वी हैव द एक्सिस ऑफ सॉलिड। इन द केस नंबर 2 वी हैव एक्सिस, ही सेड एक्सिस व्हाट, inclined, now he said axis inclined to HP and parallel to VP। so this is the second case, this is the second case of this chapter, when we said the axis of your solid is inclined to HP and parallel to VP। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सिस सॉलिड की इंक्लाइंड कैसे होगी, ठीक है। इट मींस अभी सॉलिड को छोड़ दो, अभी ये एक लाइन थी जो परपेंडिकुलर टू HP थी, अभी ये लाइन थी, सपोज दैट इज परपेंडिकुलर टू HP। अगर इस लाइन को मैंने इंक्लाइन टू HP करना था, इट मींस इट इज दिस ऑन दिस एंगल इंक्लाइन टू HP, तो वो ऐसे HP के साथ एंगल बनाती हुई आपको नजर आएगी लाइक दिस, क्लियर। अब वही मान लें कि वही जो लाइन है वो एज ए एक्सिस है, वही जो लाइन है दैट इज एक्सिस इन दैट सॉलिड, और नाउ दैट एक्सिस ही सेड इंक्लाइन टू HP। तो ऐसे वो एक्सिस इंक्लाइन टू HP हो जाएगी, ऐसे वो एक्सिस इंक्लाइन टू HP हो जाएगी, क्लियर। एंड व्हेन दैट इज इंक्लाइन टू HP, on the table you can see here, when that is inclined to HP, then one of its edge, आपकी तरफ में करता हूँ ऐसे, one of its base edge, you can see here, one of its base edge lie on HP, क्लियर। तो ये उसने कंडीशन दे दी अब प्रॉब्लम में आपको कि when the axis of the solid may be at 45 degree to HP, suppose then one of its edge also lie on HP। इस चीज को ध्यान से समझो। He said in the problem, when the axis of the solid is inclined to HP at 45 degree, then one of its base edge, पेंटागन सॉलिड है, उसी को लेके चल रहे हैं हम कल वाले केस पे,
पेंटागन सॉलिड है, तो जब वो HP पे लाई कर रहा है तो उसका जब वो एक्सिस HP के साथ इंक्लाइंड हो रहा है, जब ये कह रहा हो कि अगर एक्सिस इंक्लाइंड हुआ तो इट मीन्स पूरा सॉलिड भी साथ उसी एंगल पे जा रहा है, बिकॉज एक्सिस इज फिक्स इन दैट सॉलिड. So he said when the axis of the solid is inclined to HP, then the whole solid also inclined to HP, and in that case he said one of its base H, suppose ये पेंटागन उसका बेस है, and he said one of its base H lie on HP, उसका एक बेस H, you can see here one of its base H lie on HP. It means अगर वो बेस H HP पे लाई कराने की बात कर रहा तो वो ऐसे करेगा, और अगर वो कॉर्नर लाई कराने की बात कर रहा तो वो ऐसे लाई करता हुआ नजर आएगा. तो इस चीज को ध्यान से समझना स्टेटमेंट में कि जब उसने सॉलिड की एक्सिस को इंक्लाइन कर रहा है वो, तो वो बेस एच जब बेस कॉर्नर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर तो वो बेस एच या बेस कॉर्नर की बात कर रहा है सॉलिड में, तो फिर आप उस बेस एच को फिक्स कर दो. ठीक है, अगर वो बेस एच की बात कर रहा है, अगर वो बेस कॉर्नर की बात कर रहा है तो आप कॉर्नर को फिक्स कर दो. क्लियर. और अगर वो बेस एच या बेस कॉर्नर की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ वो यही कह रहा है द सॉलिड इज मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तो उस केस में चाहे आप बेस एच फिक्स कर दो चाहे कॉर्नर फिक्स कर दो, नो प्रॉब्लम. समझ आई बात. ये चीज ज्यादातर जो है ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती प्रॉपर क्लास में, कि कभी कभी तो उसने स्टेटमेंट में एच को लाई कराया है और कभी कभी वो कॉर्नर को लाई करा रहा है. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन यही है कि अगर उसने बेस एच लाई कराने को बोला है प्रॉब्लम में, तो डेफिनेटली आपको बेस एच लाई कराना पड़ेगा, और अगर कॉर्नर बोला है तो कॉर्नर लाई कराना पड़ेगा when your whole solid making the angle with HP. क्लियर. जब आपका पूरा सॉलिड HP के साथ एंगल बनाएगा तो आपको बेस एच या कॉर्नर लाई कराना पड़ेगा. क्लियर. समझ आई बात. और अगर बोला है, अगर स्टेटमेंट में बोला है, अगर उसने स्टेटमेंट में बोला नहीं है तो देन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम कॉर्नर साइड, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम एच साइड, नो प्रॉब्लम. क्लियर. तो फिर आप चाहे कॉर्नर की तरफ से ड्रॉ कर दो चाहे एच को लेकर ड्रॉ कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. बट व्हेन ही सेड एच लाई ऑन HP, जैसे स्टेटमेंट में उसने दे दिया, सपोज ही सेड द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइंड टू HP, एक्सिस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइंड टू HP एट 45 डिग्री, बट वन मैं जानबूझ के नीचे पेंटागन लैमिना रख रहा हूं ताकि आपको समझ आए इस चीज की. बट वन ऑफ इट्स एच आल्सो लाई ऑन HP, तो उसका एक एज अगर मैं आपकी तरफ इसको घुमा दूं तो आप देख सकते हो कि उसका एक एज HP पे लाई कर रहा है इस केस में. क्लियर आई हुई बात. क्लियर. एक बेस एज लाई कर रहा है. क्लियर हुई. ओके. तो इस केस में अब हमने ये देखा, आज आपको थोड़ा सा लेक्चर एक ही जगह से कवर करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी असिस्टेंट नहीं है यहाँ पे, शी इज ऑन लीव टुडे, तो मैं अकेला ही कैमरा फिक्स करके लेक्चर ले रहा हूँ. तो क्योंकि शो शुड बी गो ऑन, ठीक है ना, शो रुकना नहीं चाहिए. हम संडे को भी इसलिए छुट्टी नहीं करते, तो 26 जनवरी को भी इसलिए छुट्टी नहीं की हमने, तो इसलिए आपको ये लेक्चर मैं अकेला ही दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा अच्छी ना फॉलो कर देना आज किसी का. ठीक है. तो एक ही केस कराऊंगा, इसलिए ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊंगा ताकि आपको एक केस आराम से धीरे धीरे करा दूंगा. क्लियर. सो नाउ ही से वन ऑफ इट्स बेस एच लाई ऑन HP एंड द होल सॉलिड मेकिंग द एंगल विद HP. ओके. So it means note it, note on your notebook please, note on your notebook. जब भी आप मेरा लेक्चर फॉलो करते हो ना YouTube का, तो नोटबुक और कॉपी पेन साथ लेके जरूर बैठा करो प्लीज, तभी आप मेन कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट करते जाओगे साथ साथ. नहीं तो हर बार आपको फिर डेफिनेशंस के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए हर बार वो लेक्चर फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर. ओके. तो नाउ ही से, और हर बार आपके पास नेट अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको नोट करते जाओ. ओके. तो नाउ नोट इट ऑन योर नोटबुक. व्हेन ही सेड एनी एच और एनी कॉर्नर लाई ऑन एनी प्लेन. अगेन आई रिपीट, व्हेन ही सेड एनी एच और एनी कॉर्नर लाई ऑन एनी प्लेन इन द केस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, then that edge or that corner
always fixed, then that edge or that corner always fixed right hand side on the first stage, first view. Clear? Again I repeat, when he said any edge or any corner lie on any plane, then that edge or that corner always fixed right hand side in the first stage, first view, in the case of projection of solid. ठीक है? अब देखो ये फंडा क्यों है, पहले तो मैं प्रैक्टिकल समझाऊं, रट्टा नहीं लगाना हमने। वैसे तो ये चीज ज्यादातर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते क्लास में कि एज क्यों आ रहा है, कॉर्नर क्यों आ रहा है, और अगर समझ भी जाते हैं या रट्टा भी लगा लेते हैं कि इसमें राइट हैंड रख के फिक्स करना, लेकिन रीजन नहीं समझ पाते कि क्यों करना है। प्रैक्टिकली पहले समझो कि क्यों करते हैं, ध्यान से देखो। जब मैं इस सॉलिड को इंक्लाइन कर रहा था एचपी से लाइक दिस, तो डेफिनेटली हम जो प्रॉब्लम को लेके चलते हैं वो एक्स की से लेके वाई की तरफ चलते हैं। ठीक है? डेफिनेटली मींस नॉर्मली डेफिनेटली नहीं, नॉर्मली वर्ड इज सुटेबल वर्ड है। तो नॉर्मली हम प्रॉब्लम को एक्स से लेके वाई की तरफ चलते हैं। तो जब एक्स से लेके वाई की तरफ मैं चलूंगा प्रॉब्लम को ऐसे, तो अभी अगर सॉलिड यहाँ पे ऐसे लाई कर रहा है पहली कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में वो एचपी के साथ इंक्लाइन होगा। सेकंड कंडीशन में वो एचपी के साथ इंक्लाइन होगा। तो जब वो एंगल बना रहा है तो वो एक्स से वाई की तरफ एंगल बना रहा है, एक्स से वाई की तरफ एंगल बना रहा है। तो इट मींस फिर मुझे उस एच को जिसको एचपी पे फिक्स कराना है, उस एज को जिसको मुझे अब एचपी पे फिक्स कराना है, उस एज को मुझे राइट हैंड साइड अगर मैं रखूं, तभी वो आपका सॉलिड इंक्लाइन टू एचपी जब होगा तो वो एक एज एचपी पे लाई करता हुआ नजर आएगा, एक एज एचपी पे लाई करता हुआ नजर आएगा। इन दैट केस यू कैन सी हियर। क्लियर? अगर मैंने गलती से राइट हैंड साइड पे कॉर्नर रख दिया, अब इस चीज को भी समझो, अगर मैंने गलती से राइट हैंड साइड पे कॉर्नर रख दिया और उसके बाद मैं पूरे सॉलिड को इंक्लाइन टू एचपी कर रहा हूं, तो फिर वो एज नहीं लाई करेगा, वो कॉर्नर ही लाई करेगा। वो एज नहीं लाई करेगा, वो कॉर्नर ही लाई करेगा। फॉलो दिस थिंग। तो इट मींस मेरे को पहले स्टेज में पहले व्यू में ही उस एज को राइट हैंड साइड फिक्स करना होगा। दिस इज द कंसेप्ट। क्योंकि अगर यहां पे मैं राइट हैंड साइड फिक्स करूंगा, तभी मैं एचपी के साथ जब इंक्लाइन करूंगा तो तभी वो एच एचपी पे लाई करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे कॉर्नर फिक्स कर दिया तो वो फिर मुझे कॉर्नर लाई करता हुआ नजर आएगा। यू कैन सी ऑन पेपर। क्लियर? तो इट मींस मेरे को पहली स्टेज में ही उसको लेके चलना पड़ेगा। इट मींस मेरे को बेस से ही उसको फिक्स करके चलना पड़ेगा। फॉलो दैट पॉइंट। अगर मैंने सपोज बोनी है मक्की, तो मैंने बो दिया बाजरा, और जब मैं काटूंगा उसकी फसल लूंगा तो वो बाजरा आएगा कि मक्की आएगी? वो बाजरा ही आएगा, मक्की नहीं आएगी। फॉलो दैट पॉइंट। ठीक है? जो बच्चे ध्यान से बिलोंग करते हैं वो इस चीज को समझेंगे। तो इट मींस जब मैं आपको सिटी वालों को भी पता चल जाएगा, अगर मैंने बोने है सपोज गेहूं बोनी है, मैंने कणक पंजाबी में जिसको बोलते हैं, गेहूं बोनी है और मैंने बो दिए चावल, तो मेरे पास गेहूं आएगी कि चावल ही आएंगे। तो इट मींस बेस, अगर हम बेस करेक्ट नहीं करेंगे तो आगे कभी भी करेक्शन नहीं होगी। हमें बेस से ही करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? प्रॉब्लम को हमें बेस से ही करेक्ट करना पड़ेगा। लाइफ योर लाइफ। अगर आप शुरू से ढंग से पढ़ोगे तो आगे भी आप अच्छी तरह कवर करते जाओगे सब कुछ, अप टू पीएचडी लेवल, डबल पीएचडी लेवल तक आप अच्छी तरह पढ़ जाओगे। अगर आपका बेस ही नहीं बना ढंग से तो आगे कभी भी आप अच्छी तरह नहीं जाओगे। ठीक है ना? मेरे दादाजी मेरे को मैथ पढ़ाते थे, वो
एक बात यहाँ बोलते थे हमेशा पढ़ाते टाइम, अब वो दुनिया में नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में वासा दे, तो वो एक बात बोलते थे हमेशा कि नींव स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपने किसी स्टूडेंट की नींव स्ट्रॉन्ग नहीं ना की तो वो स्टूडेंट कभी भी आगे सक्सेस नहीं होगा। तो हमें बीइंग ए टीचर हमें स्टूडेंट की नींव स्ट्रॉन्ग करनी है आप लोगों को। जब तक आप डेप्थ में जाके वो नींव को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, ठीक है, सेम ऐसे ड्राइंग को जब तक डेप्थ में जाके आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे तब तक आप इंडस्ट्री में कभी भी प्रॉपर डिजाइन नहीं बना पाओगे, ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगेन हमें बेस से लेके चलना पड़ेगा। अगर हमने बेस को राइट हैंड साइड या फिक्स कर दिया, मींस एच को फिक्स कर दिया, तो आगे प्रॉब्लम को सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही इधर एच फिक्स करने की जगह इधर एच फिक्स करने की जगह इधर कॉर्नर फिक्स कर दिया, तो जब इंक्लाइन करोगे तो कॉर्नर ही लाई करता हुआ नजर आएगा, एच नहीं लाई करेगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान से समझना। When he said in the statement any edge or any corner lie on any plane, then that edge or that corner always fix right hand side in the first state first view। तो ये तो एच और कॉर्नर की बात होगी। अब हम दोबारा थोड़ा पीछे चले जाते हैं। When we say the axis of solid is inclined to HP, then that draw in two stages। जब भी वो बोलेगा कि सॉलिड की एक्सिस एचपी के साथ इंक्लाइंड है तो उस केस में हमेशा सॉलिड दो स्टेज में ड्रॉ होगा। एंड इन द फर्स्ट स्टेज, अगेन राइट ऑन योर नोटबुक, इन द फर्स्ट स्टेज वी अज्यूम द एक्सिस ऑफ द सॉलिड जो इंक्लाइंड वो कह रहा है स्टेटमेंट में, in the first stage we assume the axis of the solid is perpendicular to HP as per the concept, ठीक है। so in the first stage the axis of the solid is perpendicular to HP, then we draw the first stage first, after that we draw the second stage as per the concept। और यही सॉरी टू से यही स्टूडेंट्स को क्लास में क्या दिया जाता है कि एज पर द कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको समझाया नहीं जाता कि व्हाई एज पर दैट कॉन्सेप्ट, व्हाई एज पर दैट कॉन्सेप्ट। हम कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हम कोई भी लॉ बनाते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, व्हाई वी मेक दैट लॉ। ये समझाना स्टूडेंट को ज़्यादा जरूरी है, फिर अपने आप कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डलते जाएंगे। क्लियर? तो जब इंक्लाइन टू एचपी इसको कर रहे हैं तो मैंने कह दिया कि एज पर कॉन्सेप्ट वी अज्यूम दैट इज पैरेलल टू एचपी, बट व्हाई ध्यान से देखो। अभी मैं सॉलिड को छोड़ देता हूं, अभी मैं दोबारा लैमिना पे चला जाता हूं। अब हम क्या करते थे, व्हेन द लैमिना इज इंक्लाइन टू एचपी then that draw in two stages। in the first stage the lamina is parallel to HP, यही किया था हमने। तो पैरेलल टू एच लैमिना को क्यों किया था? क्योंकि उसकी ट्रू शेप एचपी पे नजर आएगा। तो सेम अब आपके पास सॉलिड है, इस चीज को समझो, सेम अब आपके पास सॉलिड है। क्लियर हो रही है बात? और अगर आपके पास अब ये सॉलिड है तो इस सॉलिड में अब एक लैमिना नहीं दो लैमिना है। कौन सा सॉलिड है? पेंटागन प्रिज्म। तो इस पेंटागन प्रिज्म में अब दो लैमिना है, एक पेंटागन लैमिना आपको बेस में मिल रहा है, एक टॉप में मिल रहा है। क्लियर हुई है बात? और अगर मैं एक्सिस को, अब देखो ध्यान से, अब समझ आएगा आपको कंसेप्ट क्यों है। अगर मैं एक्सिस को इंक्लाइन करना हूं एंड द लैमिना इज फिक्स इन दैट सॉलिड, तो वो दोनों लैमिना भी, बेस लैमिना जो है और टॉप लैमिना जो है, वो दोनों लैमिना एचपी के साथ एंगल बना रहे हैं। क्लियर? और अगर ये दोनों लैमिना एंगल बना रहे हैं तो पेंटागन की ट्रू शेप हमें नहीं दिखेगी। ट्रू शेप कब दिखेगी? जब हम बेस और टॉप वाले लैमिना को क्या करेंगे? पैरेलल टू एचपी कर देंगे। तो जब हमने बेस
लैमिना को क्या किया, पैरेलल टू एचपी किया। देखो अब जब बेस और टॉप वाले लैमिना को मैं पैरेलल टू एचपी कर रहा हूं तो क्या हुआ, एक्सिस ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू एचपी हो रहा है, या ये कह लो सॉलिड ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू एचपी हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द लॉजिक ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। रट्टा नहीं लगाना, मैं फिर कहता हूं रट्टा नहीं लगाना कि एक्सिस इंक्लाइन टू सॉलिड हो रही है, देन दैट ड्रॉ इन टू स्टेजेस। सर ने बताया था, पता नहीं क्यों था, सर ने बताया था पता नहीं क्यों था, बट दैट ड्रॉ इन टू स्टेजेस। इन द फर्स्ट स्टेज वी अज्यूम द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एच एंड इन द सेकंड स्टेज वी इंक्लाइन टू एच। क्यों था, वाइवा में पूछता हूं मैं ये क्वेश्चन बच्चों को, जब ड्राइंग का वाइवा होता है, क्यों है ये, सर पता नहीं। तो आप क्यों कर रहे हो, सर ने बोला था। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं, सर ने क्यों बोला था उसके पीछे लॉजिक समझो। अगर सर नहीं समझा पाए या सर नहीं बता पाए उस टाइम, ठीक है, या सर के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई उस टाइम, नहीं वो कवर कर पाए, तो आप खुद इसके पीछे लॉजिक समझो कि वाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बड़े बोलते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, लेकिन लॉजिक हमें खुद समझना पड़ता है कि वाई he or she said us। क्लियर। तो सेम जब लैमिना इंक्लाइन टू सॉलिड इंक्लाइन टू एचपी हो रहा है, तो इन द फर्स्ट केस वी assume the solid is perpendicular to HP, perpendicular to HP। क्लियर। क्यों, क्योंकि तभी उसके बेस और टॉप लैमिना दोनों जो है वो पैरेलल टू एचपी होंगे। क्लियर, समझ आई ये बात। तभी उसके बेस और टॉप लैमिना जो है वो पैरेलल टू एचपी होंगे जब इटसेल्फ पूरा सॉलिड परपेंडिकुलर टू एचपी हो जाएगा। एंड अगेन इन दैट केस ही सेड वन ऑफ इट्स एच लाई ऑन एचपी व्हेन द होल सॉलिड इंक्लाइन टू एचपी। One of its base edge lie on HP when the whole solid making the angle with HP, or maybe the axis of the solid 45 degree with HP, or maybe 30 degree with HP, maybe at any angle। Clear? तो it means in that case उस H जहाँ उस कॉर्नर को हमें पहली स्टेज के पहले व्यू में फिक्स रख के चलना पड़ेगा, यही क्लियर। अगर हमने पहली स्टेज में कॉर्नर फिक्स कर दिया और इंक्लाइन जब करेंगे तो फिर वो कॉर्नर लाई करता दिखेगा एच में। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि व्हाई वी फिक्स दैट एच राइट हैंड साइड इन द फर्स्ट स्टेज फर्स्ट व्यू एंड व्हाई वी ड्रॉ दैट सॉलिड इन टू स्टेजेस। तो उस केस में आपके पास ये वाली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी फर्स्ट स्टेज, और इस केस में जो हम कवर करेंगे अब वो हो जाएगी सेकंड स्टेज, सेकंड कॉन्सेप्ट और सेकंड स्टेज हो जाएगी। समझ आ रही बात? ओके, यहां एक चीज और बताऊं मैं, लैमिना में भी कवर की थी लेकिन यहां फिर मैं कवर करता हूं। बट व्हेन द केस ऑफ लैमिना, अगर जिन्होंने लैमिना का चैप्टर अच्छी तरह नहीं देखा वो देख समझ लो एक बात दोबारा। व्हेन इन द केस ऑफ लैमिना, अगर उस एच को मैंने सॉलिड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड पे फिक्स कर दिया और फिर मैं लैमिना को इंक्लाइन टू एचपी कर रहा हूं, ठीक है, फिर समझो इन द केस ऑफ लैमिना अगर उस एच को मैंने राइट हैंड साइड पे फिक्स कर दिया और फिर मैं लैमिना इंक्लाइन कर रहा हूं, तो उस केस में लैमिना वाई की तरफ से एक्स की तरफ इंक्लाइन होता है, क्लियर। लेकिन हमने नॉर्मली प्रॉब्लम एक्स की तरफ से वाई की तरफ से, और इस केस में वाई की तरफ से एक्स की तरफ इंक्लाइन होता है, आपको लैमिना ऐसे नजर आएगा लाइक दिस। और ऐसे गलत नहीं होगा, आप ड्रॉ कर दोगे तब भी उसको मानना पड़ेगा क्योंकि आपने एच तो लाई करा दिया है। बट नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम को इधर से लेके इधर चल रहे हैं, तो फिर लैमिना के केस में भी बेटर है कि आप उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स करें, उस एज या उस कॉर्नर को फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स करो।
फिर तभी आपको लैमिना इजीली इंक्लाइन टू एचपी करना आसान होगा। क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पे हमने फिर क्या देखा, यहाँ पे हमने दोनों केसेस में रिवर्स देखा, दोनों चैप्टर में इस चीज को रिवर्स देखा। कैसे कि लैमिना को एच या कॉर्नर हमें फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स करना चाहिए, तभी वो इंक्लाइन होगा। लेकिन सॉलिड के केस में हमें वो राइट हैंड साइड पे फिक्स करना चाहिए, तभी वो एचपी पे लाई करेगा। क्लियर? तो ये याद रखना, इन द केस ऑफ लैमिना व्हेन ही सेड any edge or any corner lie on any plane, then that edge or that corner always fix left hand side in the first stage, first view. But in the case of solid, when we say any edge or any corner lie on any plane, then that edge or corner always fix right hand side in the first stage, first view. But in the case of lamina, that should be left hand side in the first stage and first view. Clear? अब अगर वो कहता है कि लैमिना का केस है और कॉर्नर लाई ऑन एचपी कर रहा है ऐसे, तो डेफिनेटली फिर ये बिल्कुल लैमिना के केस के लिए ये जो व्यू है ये बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि कॉर्नर लाई कर रहा है, कॉर्नर 4 या कॉर्नर डी कर रहा है वो लाई कर रहा है ऐसे, तो फिर उस केस में ये बिल्कुल ठीक होता कि कॉर्नर आपने इधर फिक्स कर दिया। बट वी स्टार्ट द केस ऑफ सॉलिड एंड ही सेड द एज लाई ऑन एचपी, इसलिए सॉलिड के केस में हमने उसको राइट हैंड साइड पे फिक्स करना। ये आप हमेशा याद रखना, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, बहुत डेप्थ में समझा दिया मैंने, ठीक है। अब वो कह रहा है इंक्लाइन टू एचपी हो गया। अब एक चीज और समझो, इंक्लाइन टू एचपी हो गया, एच लाई ऑन एचपी भी कर गया, इट्स ओके। तो जब इंक्लाइन टू एचपी हो रहा है 45 डिग्री, ध्यान से समझना, स्टूडेंट को यहाँ ना प्रॉब्लम आती है कि उसको कभी कभी लाई कैसे कराना है, वो क्लैरिटी नहीं होती कि कॉर्नर लाई कर रहा है या किसी और तरह का सॉलिड है तो कैसे होगा, वो उसका कंसेप्ट अभी यही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्लाइन टू एचपी एट 45 डिग्री, इज इट क्लियर? तो इस केस में क्या किया कि 45 डिग्री हमने एज की एक्सिस के साथ एंगल बना दिया, 45 डिग्री एंगल बना दिया एक्सिस के साथ, ठीक है। और इस पूरे फिगर को हम यहाँ शफल कर देंगे, पूरे इस फिगर को यहाँ शफल कर देंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो अभी सॉलिड को छोड़ दो, इस चीज को देखो, ये मेरे पास सपोज की होता, ये एक सॉलिड है, ये आपको एक रेक्टेंगल में नजर आ रहा है, सपोज ये सॉलिड है एक रेक्टेंगल में नजर आ रहा है। जब इसको और इतना रेक्टेंगल में नजर आ रहा है मींस इतना क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नजर आ रहा है, और जब मैं इस सॉलिड को इंक्लाइन टू एचपी कर रहा हूं तब भी उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आ रहा है जितना आपको यहां पे नजर आ रहा था। फिर समझो, ये अगर सॉलिड परपेंडिकुलर टू एचपी ऐसे है तो उसका इतना क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नजर आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। अब मैं जब सॉलिड को इंक्लाइन टू एचपी कर रहा हूं तो तब भी उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आ रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका एंगल चेंज हो रहा है, 90 डिग्री की जगह से 45 डिग्री जा रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अब भी उतना नजर आ रहा है। तो सेम इन द केस ऑफ सॉलिड, जब मैं सॉलिड को इंक्लाइन करूंगा तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया आपको एच से लेके कॉर्नर तक, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया आपको, ध्यान से मेरे दोनों हाथों के बीच देखो, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया एच से कॉर्नर तक आपको फ्रंट में अभी नजर आ रहा है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आएगा, सिर्फ वो एंगल ले लेगा 45 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इट मींस उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आया, सिर्फ उसने एंगल ले लिया 45 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड स्केच ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई डू फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे मैं 45 डिग्री का एंगल एक्स वाई के साथ बनता हुआ ड्रॉ करूंगा। आई मेक द एंगल सपोज 45 डिग्री विद एक्स वाई, सपोज लाइक दिस, ओके, सो लाइक दिस फर्स्ट। अब ये बात यहाँ पे रहे ध्यान रखना कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ेगा, रीजन भी क्योंकि अब आपका सॉलिड जब ये बेस पेंटागन है ना, तो जब ये पेंटागन इंक्लाइंड हो रहा है एच लाई करा के ऐसे, तो एंगल तो आपका इधर जा रहा है, एंगल तो आपका इधर जा रहा है,
लेकिन बेस आपका एंगल से ऊपर उधर भी जा रहा है ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा ताकि वो बेस ड्रॉ हो जाए। बिल्कुल ये एंगल यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर देना, फिर प्रॉब्लम आएगी, बेस का लाइक रहा। क्लियर क्लियर। if we said the second stage having some distance from the first stage, then you can maintain that distance, but normally that is not given in the statement. So you can take any pair, but it should have sufficient distance from the first stage to the second stage, ताकि सेकंड स्टेज में जब उसका एंगल बनाए तो वो उसको टच नहीं करना चाहिए फर्स्ट स्टेज को। ये चीज आपने याद रखनी। अब एक चीज और यहाँ आपको कवर करूँ साथ साथ, ताकि आपको एंगल कोई भी हो तो प्रॉब्लम आए, हाउ यू कैन ड्रॉ। अब देखो, अगर सॉलिड, ध्यान से समझना इस चीज को, चलो अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अगर सॉलिड देखो, अगर सॉलिड 90 डिग्री टू HP है, ये 90 डिग्री जा रहा है ना सॉलिड, जब एक्सिस क्या लो 90 डिग्री टू HP है, तो बेस क्या है, बेस पैरेलल टू HP है, बेस पैरेलल टू HP है, क्लियर। पैरेलल टू HP था तभी तो ट्रू शेप आएगा फर्स्ट स्टेज। तो बेस क्या था, पैरेलल टू HP। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन, मैंने जानबूझ के ड्राफ्टर का 90 डिग्री स्केल आपके सामने यहाँ रखा है ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ पाओ। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सॉलिड एंड बेस, या ये कह लो एक्सिस एंड बेस, बोथ आर व्हाट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर व्हाट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हुई बात। तो इट मीन अगर सॉलिड या सॉलिड की एक्सिस 45 डिग्री जा रही है तो टोटल कितना एंगल था दोनों का, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 45 डिग्री, तो बेस अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री जाएगा, ये याद रखना, बेस अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री जाएगा। इट मींस अब अगर यहाँ पे वो ये कहता स्टेटमेंट में, अब वो स्टेटमेंट में अगर ये कहता है यहाँ पे कि एक्सिस 45 डिग्री एंगल नहीं बना रही, सॉलिड का बेस मे बी बॉटम बेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तब भी ये प्रॉब्लम ऐसे ही बनती, तब भी वो ऐसे इसी कंडीशन में होता। और मे बी ही कैन सेट वन ऑफ इट्स एज लाई ऑन HP एंड द टॉप पेंटागन मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तब भी ये प्रॉब्लम ऐसे ही ड्रॉ होती है। फिर समझो, सपोज ही से suppose he say the axis, not axis, suppose he say one edge lie on HP and the top face pentagon face of that solid making the angle 45 degree with HP, तब भी ये प्रॉब्लम ऐसे ही होती है क्योंकि बेस एंड टॉप बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इज इट क्लियर। तो इट मींस ये याद रखना आपने कि सॉलिड और बेस का रिलेशन क्या है, 90 डिग्री। तो अगर एक्सिस एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, अगर एक्सिस 45 डिग्री जा रही है तो डेफिनेटली 90 माइनस बेस 45, बेस भी 45 पे होगा। अगर एक्सिस 60 डिग्री है तो 90 माइनस 60 बेस कितने डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे। और अगर एक्सिस 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 बेस कितने पे होगा, 60 डिग्री पे। तो ये चीज आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कभी कभी कॉर्नर सॉलिड में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसका सेंटर लाई करा के कॉर्नर लाई कराने को कह देता है, तो फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जहां पे हमें सॉलिड को बेस से स्टार्ट करना होगा। तो जब बेस से स्टार्ट करना है तो एक्सिस और बेस का एंगल दिमाग में याद रखना 90 डिग्री। अगर एक एंगल एक्सिस ले रही है तो 90 माइनस दैट एंगल अपोजिट एंगल क्या होगा, बेस का हो जाएगा। इज इट क्लियर, अपोजिट एंगल बेस का हो जाएगा। इट मींस 90 माइनस थीटा 1, ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल टू क्या आ गया, थीटा 2, ठीक है, तो वो थीटा 2 आ जाएगा। या 90 माइनस ए तो अपोजिट एंगल क्या आ गया, इक्वल टू बी। क्लियर, एंगल ए क्या था, सॉलिड या एक्सिस था, और बी आपने ढूंढ लिया माइनस करके, ठीक है। तो ये याद रखना कि एंगल आप कैसे फाइंड आउट उसमें करोगे और लाई कैसे कराओगे। अब वो कह रहा है कि अब हमने ढूंढ लिया, अब वो कह रहा है, देखो अब क्यों समझ आएगा जल्दी। अब वो क्या कह रहा था कि बेस क्या था, एक्सिस क्या थी 90 डिग्री, तो बेस अपोजिट एंगल हो गया। जब एक्सिस अब क्या है 45 डिग्री, तो 90 माइनस 45 बेस अपोजिट एंगल क्या है 45 डिग्री। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने क्या किया कि ड्राफ्टर का एक स्केल तो आपने इस एंगल पे रख दिया,
एक स्केल इस एंगल पे रख दिया लाइक दिस, क्लियर, विच एंगल एट 45 डिग्री, तो डेफिनेटली अपोजिट स्केल के साथ हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपोजिट स्केल से हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी, इट मींस उसका बेस ड्रॉ हो गया, फॉलो दैट थिंग ना, इट मींस उसका बेस ड्रॉ हो गया, क्लियर। अब मैं इसको बेस एच को लेके चल रहा हूँ, एक्सिस को क्यों नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतना ड्रॉ कर ले, एक्सिस की लोकेशन हम अपने आप ले आएंगे, ठीक है। और एक्सिस की भी आ सकती है, अगर आप पहले एक्सिस की बात कर रहे हो तो आप एक्सिस ड्रॉ कर दो 45 डिग्री, तो फिर एक्सिस की पोजीशन ओ डैश टू ओ डैश ये थी, ठीक है। तो ओ डैश से जितना इधर होगा बी ए, उतना आपको एक्सिस पे कंपास खोल के रख के इधर कट करना पड़ेगा, जहां वो एक्स वाई लाइन को कट करेगी वहां आपका पॉइंट डेफिनेटली फिर बी डैश और ए डैश वहां पे लोकेट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी हमने ऐसे कर दिया कि 45 डिग्री और बेस अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो अब इस मेथड से थोड़ा और फास्ट हो जाएगा पेपर में आपसे ड्रॉ करना, इसलिए इस मेथड को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए 2 3 4 मेथड हो सकते हैं, बट ऑलवेज फॉलो द फास्ट, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है बच्चों के पास, ऑलवेज फॉलो द फास्ट करेक्ट, ठीक है, एंड राइट मेथड, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, देखो अब मैंने बेस अगर लाई करा दिया तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट डी आ गया, डी ई सी ओ एंड ए, तो मैंने एक ही बार डिस्टेंस अगर यहाँ पे ले ली सपोज ऐसे ही लाइक दैट, तो मैंने ये डिस्टेंस यहाँ मार्क कर दी है। अभी मैं बताता हूँ आप कंपास से प्रॉपर कैसे मार्क करोगे। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, बी ए लाई हो गया, अब बी ए से सबसे पहले मैंने बी ए से डी का डिस्टेंस लिया, तो फिक्स ऑन बी एंड कट हियर ऑन दैट 45 डिग्री अपोजिट एंगल, देयर लोकेट द पॉइंट डी डैश, देयर लोकेट द पॉइंट डी डैश। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसी फिगर को यहाँ एट द गिवन एंगल आपने शफल कैसे करना है, रीड्रॉ कैसे करना है। सो अगेन बी ए से ओ का डिस्टेंस लिया, आई कट हियर एंड आई मार्क हियर ओ डैश, अगेन बी ए से सी ई का डिस्टेंस लिया, आई कट हियर एंड आई मार्क हियर सी डैश एंड ई डैश। तो सभी डिस्टेंस आ गए, सभी डिस्टेंस आ गए। नाउ द बेस एंड टॉप बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो डेफिनेटली अगर बेस 45 डिग्री पे गया इधर, तो आपके पास इधर से टॉप भी 45 डिग्री पे ही जाएगा, जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली टॉप भी 45 डिग्री पे ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो टॉप को भी हम 45 डिग्री पे इधर से अपोजिट स्केल से, अब मैंने टॉप को भी इधर से ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा वो बीच में आ रहा है, मैं उसको इरेज कर दूँ, थोड़ा सेकंड स्टेज 2 नंबर बीच में आ रहा है, सो मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर दूँ, इसको भी कर ही देता हूँ आपको भी क्लैरिटी। तो ये स्टेज कौन सी कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। तो अब हमने सेम गिवन एंगल यहाँ पे ले लिया फ्रॉम द अपोजिट साइड। ओके, फर्स्ट व्हाट वी नीड, फर्स्ट अभी हमें हाइट चाहिए, हाइट कितनी थी इसकी, दैट इज हाउ मच, हाइट इज व्हाट, दैट इज 75। तो मैंने यहाँ से 75 इसको पहले एक्सिस के ऊपर 75 मैंने कट किया, हाइट ऑफ द सॉलिड, या ये कह लो एज के ऊपर मैंने 75 कट किया। सो आई कट हियर फर्स्ट हाइट, क्योंकि जब तक हाइट नहीं लोगे सेम प्रॉब्लम वहां शफल नहीं होगी। सो आई कट द हाइट फर्स्ट एट द गिवन एंगल, हाइट जाएगी ना, क्योंकि मैं इसी फिगर को रीड्रॉ कर रहा हूँ टिल्ट करके, ठीक है। तो डेफिनेटली जितना क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रंट में है उतना ही दिखेगा, लेकिन सिर्फ एंगल पे दिखेगा। सो आई कट द हाइट हियर and after cutting the height, what I draw here, after cutting the height I mark the opposite face of that solid and the opposite end face of that solid again at 45 degree. Why so? Because the top and both face both are what, both are parallel to each other. मैं proper parallel कर दूँ उसको, otherwise फिर वो फिगर सही जाएगा। So that is parallel proper 45 degree like this। अरे स्केल हिल जाता है, एक्चुअली बोर्ड बहुत ही स्मूथ है तो स्केल हिल जाता है वहाँ पे। So I draw and with that I also mark the distance। क्लियर?
तो ये मैंने इसका टॉप और बॉटम फेस ड्रॉ कर दिया। एंड आफ्टर मार्किंग द फेस इट्स इजी, व्हाट वी वांट टू ड्रॉ नाउ, वी वांट टू ड्रॉ ओनली इट्स एजेस। तो मैंने अब इसके एज ड्रॉ कर दिए, जो एज था उसको ड्रॉ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कोई पॉइंट डिस्टेंस गड़बड़ हो रही है। देखो ये डिस्टेंस ऊपर नीचे जा रहा है। So the distance actually मैंने स्केल दूसरी तरफ से लगा दिया ना, तो we cut this distance from here to here. It will now be this distance. Okay. तो again first अब हम एक्सिस की बात कर लेंगे। तो एक्सिस क्या कह रहा था, एक्सिस 45 डिग्री कह रहा था, और एक्सिस का पॉइंट क्या मार्क किया हमने, O dash to O dash. So we have the axis is here. So you can mark the axis O dash to O dash, no problem, with the drafter parallel to that. Or if you cut the point, then definitely that point should be parallel. Same point अगर आपने कट की है उतने डिस्टेंस पे, तो ये लाइन डेफिनेटली पैरेलल जाएगी। And now you can draw your axis. You can draw the axis of the solid. And now you can see here. You can see here what. Here the angle theta 45 degree automatically आपको मिल जाएगा। So if he said its axis making the angle 45 degree with like, मैं पहले सॉलिड को ड्रॉ करूँ, तो ये सॉलिड आपका ऐसे बनेगा अगर उसने बोला कि एक्सिस 45 डिग्री का एंगल लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही है कि मैंने एक्सिस बाद में क्यों ड्रॉ की, एक्सिस का तो एंगल वो पहले कह रहा था, लेकिन मैंने एक्सिस बाद में मार्क की, पूरा सॉलिड इवन ड्रॉ करने के बाद मार्क की मैंने एक्सिस। व्हाई सो, ऐसा क्यों, कैन यू टेल मी व्हाई सो? मैंने एक्सिस बाद में क्यों मार्क की यहाँ पे, व्हाई सो, कैन यू टेल मी प्लीज क्यों? इसका रीजन बताता हूं क्यों कि मैंने एक्सिस बाद में मार्क की, बता सकते हो आप? वैसे सोचो थोड़ा, मैं उतनी देर इस लाइन को डाक कर दूं जो पूरा डिलीट हो गई थी, यहाँ से एरेज हो गई थी। ओके, सो व्हाई आई मार्क द एक्सिस लाइन, इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपने एक्सिस डायरेक्ट ले ली, ओ का डिस्टेंस भी कट कर दिया, ओ भी लगा दिया, तो अब अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बी ए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि बी ए कहाँ टच करेगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, नोट कैसे, जैसे ओ से बी ए तक कंपास खोली और ओ पे आप फिक्स करके मैं इसको कट करूंगा इधर एक्स वाई की तरफ, क्योंकि बी ए कहाँ लाई कर रहा है, द एच बी ए लाई ऑन द एक्स वाई। ठीक है, तो मैं इधर की तरफ कट करूंगा, जहां वो कट करेगी वहां बी ए पॉइंट लोकेट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन जहां अगर नहीं करना तो फिर आपको फिर वो जो समझाया वो रिलेशन दिमाग में रखना पड़ेगा, द रिलेशन बिटवीन बेस एंड एक्सिस व्हाट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्सिस 45 गई तो बेस भी अपोजिट साइड 45 ही जाएगा, तो फिर आपने एक्सिस के पैरेलल एक ड्राफ्टर के स्केल को टाइट कर दिया और जहां पे पॉइंट ओ कट किया है वहां पे उस ड्राफ्टर को आप अपोजिट स्केल को लगा के वो जहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस सपोज। ठीक है, तो जहां वो कट करेगी वहां ऑटोमेटिकली बी मिल जाएगा। तो दिस इज आल्सो द अदर मेथड। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जो आप फास्ट मेथड ड्रॉ कर सको और जिससे आपको लगे कि एक्यूरेट ड्रॉ हो जाएगा, यू कैन फॉलो दैट। मैंने एच और बेस का रिलेशन आपको इसलिए समझा दिया कि इस केस में बहुत सारे केस ऐसे कवर हो गए। देखो अब कौन कौन से, अगर वो कहता, मैं पहले पॉइंट भी लोकेट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए, यो पॉइंट वहां पे थे, वो पॉइंट यहाँ पे शफल हो जाएंगे, रीजन बीइंग क्योंकि उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ दिख रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही दिख रहा है तो पॉइंट शुड बी नेवर चेंज। क्लियर, तो पॉइंट चेंज कभी नहीं होगी। क्लियर, ओके। अब इस केस में दो तीन चीजें वो कह सकता है, दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, और अगर हम उन दो तीन चीजों को डिस्कस करते हैं तब भी ये सॉलिड ऐसे ही बनेगा। अब देखो वो दो तीन चीजें क्या है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। अगर वो कहता एक्सिस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री, दैट डेफिनेटली सॉलिड ऐसे होगा, डेफिनेटली सॉलिड ऐसे। अगर वो ये कहता
अगर वो ये कहता द बेस लाई ऑन HP, द बेस लाई ऑन HP मीन्स बेस H लाई ऑन HP एंड आफ्टर, आप बोर्ड पे देखते जाना साथ, एंड आफ्टर दैट योर होल सॉलिड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP लाइक दिस। समझ रहे मेरी बात? अगर वो कहता है बेस H लाई ऑन HP एंड आफ्टर दैट द होल सॉलिड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, होल सॉलिड, तब भी ये सॉलिड ऐसे ही बनता। क्लियर? क्लियर? और अगर वो ये कहता द बेस H लाई ऑन HP एंड इट्स बेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, इट्स बेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तब भी ये सॉलिड ऐसे ही बनता। जहां अगर वो ये कहता कि इट्स टॉप पेंटागन मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तब भी ये सॉलिड ऐसे ही बनता। क्लियर? वो कुछ भी फिक्स कर सकता है, इसमें बनता है ऐसे, क्योंकि 45 एंगल एक ऐसा एंगल है जो 90 माइनस 45 डिग्री होगा तो अपोजिट एंगल भी 45 ही मिलेंगे। तो इस केस में वो बहुत सारी चीजें फिक्स कर सकता है। मे बी ही कैन फिक्स द एक्सिस, मे बी ही कैन फिक्स द एक्सिस ऑफ द सॉलिड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री, मे बी ही कैन से द होल सॉलिड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, मे बी ही कैन से वन ऑफ इट्स बेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, बेस पॉलीगन, मे बी ही कैन से इट्स टॉप पॉलीगन मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP। बोलो ना, एक चीज और कह सकता है, क्या बोला? मे बी ही कैन से, ध्यान से समझना इस चीज को, मे बी ही कैन से, क्योंकि पेपर में सॉलिड नहीं होगा आपके पास, मे बी ही कैन से वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस, वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस एंड दैट इज at 45 degree with HP. It means now this rectangular face making the angle for this rectangular face making the angle 45 degree with HP, like this. It means तब भी ये solid ऐसे ही बनता है। और maybe he can say the H lie on HP and the face rectangular face containing by that edge। देखो उससे प्रॉब्लम को डिफिकल्टी के अंदर घुमा के बोलेगा वाली चीजें। द H लाई ऑन HP, कौन सा H था? A और B। H लाई ऑन HP एंड द रेक्टेंगुलर फेस कंटेनिंग बाय दैट H, ये लाई कर रहा था और इसके थ्रू ये रेक्टेंगुलर फेस कंटेन हो रहा है, दैट मेक्स द एंगल 45 डिग्री विद HP, तब भी ये सॉलिड ऐसे ही बनता। अब समझ आया? तो मैं उसको बेस और एच का रिलेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सिस और बेस, तब भी ये सॉलिड ऐसे बनता। लेकिन एंगल कहाँ से देते 45 डिग्री? एंगल हम वहीं से देते जहां से वो कहता प्रॉब्लम। अगर वो कहता है एक्सिस मेक्स द एंगल 45 डिग्री, नो प्रॉब्लम, देन गिव द एंगल 45 हियर। इफ वी सेड इट्स रेक्टेंगुलर फेस कंटेनिंग बाय दैट एच मेकिंग द एंगल 45 डिग्री, तब वो एंगल 45 डिग्री हम इधर से ड्रॉ करते हैं, मींस शो करते हैं। अगर वो कहता कि इट्स बेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तो वो एंगल ये वाला हो जाता 45 डिग्री विद HP। और अगर वो कहता इट्स टॉप पेंटागन मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद HP, तो वो एंगल ये वाला हो जाता है इट्स मेक द एंगल 45 डिग्री विद HP। तो देखो ये 3-4 तरह के एंगल दे सकते हैं। इस चीज को ध्यान से स्टेटमेंट में समझना है और फिर वो एंगल आपने वहां पे ड्रॉ करना है। और अगर उसने प्रॉब्लम बहुत ही इजी देनी होगी तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ही डायरेक्टली से द होल सॉलिड मेकिंग द एंगल 45 डिग्री, दैट्स ऑल। तो फिर आप वो 45 डिग्री एंगल यहां से शो करते हैं, क्योंकि पूरा सॉलिड किसी एंगल के ऊपर टिका हुआ है। क्लियर? फिर आप एक्सिस का भी नहीं शो करते, बॉटम का भी नहीं शो करते और टॉप पॉलीगन का भी नहीं शो करते, फिर सिर्फ यही शो करते। क्लियर? बट अभी उसने क्या कहा था स्टेटमेंट में? स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट किया था हमने?
एक्सिस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री HP। तो फिर ये बाकी सभी एंगल हमें इरेज करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ कहाँ से एंगल ले रहा है वो एक्सिस से एंगल ले रहा है 45 डिग्री। Then you can draw the whole solid, you can redraw, you can shuffle the first stage front view in the second stage front view। क्लियर? सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बन गया। क्यों बना आपको समझा दिया, डेप्थ में जाके समझा दिया क्यों बना। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, when he said the solid is inclined to any plane then that draw in two stages। in the first stage we assume two stages, ये और ये बन रही है, फर्स्ट ये थी सेकंड ये बन रही है। सो इन द फर्स्ट स्टेज, तो ये कौन सी हो गया, दिस इज नाउ सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज। तो इट मींस व्हेन वी सेड द सॉलिड इज inclined to one plane and parallel to other, or maybe axis of solid is inclined to one plane, then that draw in two stages। in the first stage we assume the axis of that solid perpendicular to the inclination plane। HP के साथ इंक्लाइन हो रहा है, परपेंडिकुलर माना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर मानेंगे तो उसका बेस और टॉप फेस पैरेलल टू HP हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में टॉप पॉलीगन ट्रू शेप दिखेगा, और इसमें हमने एच बोला है, कॉर्नर बोला है, वो फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू में राइट हैंड साइड फिक्स करके चलेगी। राइट हैंड साइड फिक्स कर दिया, आफ्टर यू कैन गिव द नंबरिंग एंड द नंबरिंग शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? So after project that front top view, we can draw the front view of the first stage, and in the second stage we redraw the front view of the first stage at the given angle and at the given edge, or maybe at the given face, or maybe at the given rectangular face। तो सेकंड स्टेज में हम उस फर्स्ट स्टेज के फ्रंट व्यू को रीड्रॉ कर देंगे, maybe at the given of axis, maybe at the given of angle whole solid, maybe at the given of angle base polygon or top polygon। So we draw the first stage front view in the second stage on that angle, and after taking the projection of vertical projection from the second stage front view and horizontal projection from the first stage top view, we can draw a final view of the stage। तो यहाँ पे उस स्टेज का फाइनल व्यू देंगे। ठीक है? कैसे? जैसे अभी समझाया मैंने, सेम कंसेप्ट लैमिना का ही है। लैमिना इंक्लाइंड होता था तो पहले क्या करते थे, पैरेलल अज्यूम करते थे, सेकंड स्टेज में हम उसको क्या करते थे, इंक्लाइंड अज्यूम करते थे आगे जाके। सेकंड स्टेज में उसको हम इंक्लाइंड करते थे, पहले में पैरेलल कर दिया, सेकंड में इंक्लाइंड किया, और फिर प्रोजेक्शन लेके फाइनल व्यू फाइंड आउट करते थे। तो कंसेप्ट वही है। क्यों? क्योंकि अब दो लैमिना हो गई, अब पूरे सॉलिड को कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे पूरे सॉलिड को कैसे ढूंढेंगे, वो तो एक लैमिना था, पूरे सॉलिड को कैसे ढूंढेंगे। तो डोंट कंफ्यूज हियर, इट्स सो सिंपल। हाउ? क्योंकि अब आपके पास एक लैमिना नहीं है, आपने एक लैमिना की प्रोजेक्शन ऑफ लैमिना में ऑलरेडी प्रोजेक्शन ढूंढ ली थी, कैसे फाइंड आउट करनी थी, व्हेन द लैमिना इंक्लाइंड टू HP। अब आपके पास एक लैमिना नहीं है, अब आपके पास दो लैमिना है। अब आप दोनों लैमिना की प्रोजेक्शन सेम पॉलीगन की तरह, मींस सेम लैमिना की तरह ढूंढ लोगे। व्हेन द लैमिना इंक्लाइंड टू बोथ, देन यू कैन इजीली फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन लैमिना। अगर एक लैमिना की ढूंढ ली तो दूसरे की भी ढूंढ लोगे, दूसरे की भी ढूंढ ली तो क्या था, A1 के साथ मीट कर रहा था, B2 के साथ, 3C के साथ, 4D के साथ, 5E के साथ। तो उनके टॉप लैमिना के पॉइंट कौन से थे हमारे पास, 1 2 3 4 5। बॉटम लैमिना के पॉइंट थे A B C D E। ठीक है ना? तो A1 के साथ मीट कर दोगे, 2B के साथ, 3C के साथ, 4D के साथ, मींस A1 के साथ मीट कर दिया, 2B के साथ, 3C के साथ, 4D के साथ, 5E के साथ। तो आपके पास पूरे सॉलिड की प्रोजेक्शन आ जाएगी टॉप व्यू की। सो सिंपल। Is it clear? So we find here how we can find CH। So first we take the projection for that। और हम यहाँ से देख रहे हैं ना, हम यहाँ से टॉप से देख रहे हैं इसको ऐसे। So due to that we draw the all perpendicular projection for find out its top view first। तो हमने सारी प्रोजेक्शन को परपेंडिकुलर देंगे और बिलो XY मिलता है टॉप व्यू, तो बिलो XY इन प्रोजेक्शन को सभी को नीचे रखते हैं। So we take the all projection, O की भी ले लिया हमने,
ओके भी देंगे ताकि आपको पैरेलल अभी भी एक्स वीपी के साथ कैसे हो रही है वो बताने के लिए ओ की प्रोजेक्शन भी लेनी जरूरी है साथ। सो अगेन फ्रॉम दैट वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन 3 5। इज इट क्लियर ना? अगेन 4। तो ये पर सारी की सारी प्रोजेक्शन हम पहले ऊपर से लिए और ये नहीं कि एक लैमिना की प्रोजेक्शन ले ली, एक को पहले ढूंढने फिर दूसरे को ढूंढेंगे, नो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम इन एग्जाम। एक ही बार आप प्रोजेक्शन फटाफट सारी ले लो सर, बट कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी प्रोजेक्शन कहाँ है। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है और ध्यान से इसको ड्रॉ करना है कि कौन सी प्रोजेक्शन कहाँ जा रही है, ठीक है ना? क्योंकि आप प्रोजेक्शन आपके पास कितनी आ जाएंगी, 4 और 4 8 डिफरेंट प्रोजेक्शन आएंगे, 8 ऊपर से और अगेन 5 6 इधर से, मीन्स फ्रॉम द टॉप व्यू ऑफ द फर्स्ट स्टेज 8 और 6 14 प्रोजेक्शन हो जाएंगी। तो ये ध्यान से रखना है कि कौन सी प्रोजेक्शन कहाँ मिल जाए। तो ये सारी 90 डिग्री प्रोजेक्शन पहले हमने ऐसे ली, ठीक है? तो आगे ट्राई की मैं अलग कलर यूज कर दूँ आपको दूसरी प्रोजेक्शन के लिए ताकि समझ। सो अगेन लाइक ए लैमिना क्यों इधर से लेते हैं, ये लैमिना के चैप्टर में समझा चुका हूँ मैं, आप लैमिना का चैप्टर फॉलो कर देना इस केस का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इधर से क्यों लेते हैं। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा सो यू कैन फॉलो द चैप्टर ऑफ लैमिना फॉर दैट, क्लियर? तो मैं प्रोजेक्शन जानबूझ के वो वही लेके जा रहा हूँ जहाँ तक वो चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर एंड तक ले जाओगे सारी लाइन तो यू आर कंफ्यूज्ड, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कौन सी लाइन कहाँ तक जाएगी सिर्फ। ड्राइंग याद रखना बेटे, ड्राइंग ऑलवेज ऑन द प्रैक्टिस, ड्राइंग लाइक ए मैथमेटिक्स। अगर मैथ को भी आप सिर्फ बुक पे लर्न करोगे तो मैथ आपको कभी अच्छी तरह नहीं आएगा, सेम ऐसे ड्राइंग को भी आप बुक पे लर्न करोगे तो कभी समझ नहीं आएगा। हमेशा ये जो प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ इनको आपने ड्रॉ करके देखना बाद में प्रॉपर ड्राइंग शीट पे, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा ड्राफ्ट लगा के प्रॉपर, ठीक है नहीं? तो ये सारी प्रोजेक्शन आ गई, ओके? आई ड्रॉ द प्रोजेक्शन, आई थिंक यस, ओके। नाउ आई वांट टू लोकेट द पॉइंट्स ऑफ योर लैमिना, ऑफ योर पॉलीगन, बेसिकली लैमिना तो नहीं सॉलिड है, पॉलीगन। अब हम आपके पॉलीगन के पॉइंट लोकेट कैसे करेंगे, देखो पहले टॉप पॉलीगन की बात कर लेते हैं। टॉप पॉलीगन अच्छी तरह दिख जाएगा आपको क्योंकि सारे पॉइंट इधर से सारे पॉइंट टॉप से दिख रहे हैं, तो आपको ये ढूंढना आसान होगा। अगर टॉप ढूंढ लेगा तो फिर बेस का भी आइडिया आ जाता है, इसलिए पहले टॉप ढूंढो। सीधा यहाँ चलोगे तो थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, इसलिए पहले हमेशा इधर से शुरू करो। तो 1 और 2 पहले हमें पॉइंट लोकेट करने, 1 और 2, 1 और 2 की लास्ट प्रोजेक्शन आ रही है, जब ये कह लो इस तरफ से फर्स्ट प्रोजेक्शन आ रही है 1 और 2 की, एंड फ्रॉम दिस साइड ए के साथ क्या था 1, ए के साथ क्या था 1, तो 1 इधर से गया तो यहाँ पे आपका पॉइंट लोकेट हो गया 1 1। डैश नहीं आएगा क्योंकि टॉप व्यू है, लेकिन 1 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है लैमिना ट्रू शेप में दिख रहा है और यहाँ लैमिना का टॉप फेस इंक्लाइंड टू एचपी हो रहा है 45 डिग्री, इसलिए आपको यहाँ कंप्रेस दिखेगा। सो व्हेन द शेप इज चेंज देन द पॉइंट शुड बी चेंज, कंप्रेस दिखने के कारण उसकी शेप कंप्रेस्ड आएगी, चेंज होगी, सो ड्यू टू दैट द पॉइंट शुड बी चेंज। सो 1 1 1 1 दिस एंड फ्रॉम दिस वी आर 2 एंड 1 के साथ आ रही थी 2, सो वी हैव द 2 1। ध्यान से समझना क्योंकि ये पॉइंट है थोड़े सॉलिड में थोड़ी डिफिकल्टी अब आनी शुरू हो जाएगी पॉइंट लोकेट करने में, तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। सो 2 1, सो फ्रॉम 3 and 5 इज द थर्ड प्रोजेक्शन एंड फ्रॉम दैट साइड वी हैव द 3 इज आउटर, बिल्कुल आउट की प्रोजेक्शन है 3, सो वी लोकेट हियर 3 1, क्लियर? और इधर से थी 5, तो फ्रॉम दैट साइड वी हैव द 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 का लैमिना ढूंढना है ना अभी हमने, पॉलीगन ढूंढना है पेंटागन, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हम शो करेंगे। 1 2 3 5 4 रह गए, 4 4 दिस साइड 4 एंड फ्रॉम दिस साइड वी हैव 4, सो वी हैव हियर 4, क्लियर? साथ साथ में ओ को भी लोकेट कर दूं, हियर वी हैव ओ
and here we have O is here, तो O1 सेंटर पॉइंट उसका। तो अब सारे पॉइंट देखने के बाद हमने देखा सारे आगे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, अगर सारे पॉइंट आगे, so meet in straight line and all edges meet that edges in straight line and in that case the all edges should be dark। क्यों? क्योंकि टॉप से अगर देखा तो मैंने देखा ये पॉइंट 1 2 बाहर की तरफ जा रहा है, 3 4 भी बाहर की तरफ जा रहा है, 4 अकेला इधर देख रहा है। तो टॉप से अगर आप ऐसे देख रहे हो 90 डिग्री तो आपको क्लियर कट सारे पॉइंट नजर आएंगे। इट मीन्स इस पेंटागन को, पेंटागन ऐसे चल रहा है आपका, तो इसको अब आप टॉप से देखते हो तो टॉप से आपको ये पॉइंट जो बिल्कुल इधर नजर आ रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर का है 4, इधर है 3 और 5, इधर है 1 और 2, तो टॉप से ये सारे पॉइंट आपको जो क्लियर कट टॉप से है वो नजर आ रहे हैं, पूरा पॉलीगन नजर आ रहा है टॉप से। सो ड्यू टू दैट द ऑल पॉइंट शुड बी इन डार्क, ड्यू टू दैट ऑल एजेस शुड बी मीट इन डार्क लाइन। So 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, जितना भी आप यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से काम कर रहा हूँ वो सारा डार्क रहेगा। So 3 to 4 and 4 to 5 and 5 to 1। तो अब अगर आपको यहाँ पे कंप्रेस्ड लैमिना की पेंटागन की शेप मिल रही है तो ये चीज आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी कि आप जो काम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, गलत नहीं हो रहा। सो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, so you can see here we have the compressed shape of that line। क्लियर? अब यहाँ के भी पॉइंट ढूंढ लेते हैं ऐसे। अगेन सी है ए कहाँ पे आ रहा था हमारे पास, ए एंड बी ऑन एक्स वाई हियर, तो यहाँ से प्रोजेक्शन गई एंड फ्रॉम दैट 1 के साथ ए था इधर, हियर वी हैव ए, तो ए की प्रोजेक्शन जहाँ यहाँ जाके टच की वहाँ पे ए लोकेट हो गया, इट मीन्स A1। ठीक है, अब पॉइंट थोड़े मिक्स से होंगे, ध्यान रखना इस चीज को। हो सकता है ये एंगल ज्यादा हो जाए तो ए आपको इस पॉलीगन के अंदर भी मिल सकता है, इससे टच करता भी मिल सकता है, ठीक है, या डी आपको इस पॉलीगन के अंदर भी मिल सकता है अगर एंगल ज्यादा 60 डिग्री या 75 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 45 की जगह। तो इसलिए पॉइंट आपने पॉइंट के हिसाब से लेना कि पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देन बी इज हियर, तो बी फ्रॉम दैट साइड B1, बिकॉज ए और बी ये आ रहे थे, ए और देखो फिर ए और बी का प्रोजेक्शन इधर से आया, ए को टच किया तो A1, बी को टच किया तो B1, अगेन प्रोजेक्शन आया सी और ई का ये दिस वन, एंड फ्रॉम दैट साइड सी इज हियर, सी बिल्कुल आउटर जा रहा है प्रोजेक्शन, ओके, लेकिन इधर से देखना सी का प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ये एक बार प्रॉपर चेक कर देना कौन सा प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे शेप कभी भी प्रॉपर नहीं आ पाएगी फिर। सो हियर वी हैव द C1, here we have the C1, from that side C and from that side C, और इधर C के साथ क्या आ रहा था E, तो E को लोकेट करने के लिए ये लाइन गई, so here we have the E1, again D from this side and D from corner this side, here we have the D1। So after locating the point we can check it, A to B, B to C, C to D, D to E, E to A, ओके सारे पॉइंट आ गए। अब अगेन बेस का सेंटर O इधर से आ रहा है, O इधर से चल रहा है D वाली लाइन के ऊपर ही, so here we have the O1, क्लियर? So after locating the point in base, यहाँ पे भी आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी लाइन डार्क आएगी और कौन सी लाइट आएगी या हिडन आएगी या डॉटेड आएगी, क्योंकि अब इसमें हिडन लाइन आएंगी, हिडन लाइन आएंगी क्यों? क्योंकि एच जो HP पे लाई कर रहा था वो उसका 30 एच था, सिर्फ 30 लेंथ थी, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन था हमारे पास 5 to E, 5 to E क्रॉस सेक्शन एरिया, एच तो सिर्फ इतना था, देखो प्रैक्टिकल ये वाला, लेकिन 5 to E अगर मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ आपको समझ आए, 5 to E जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास वो तो एच से बड़ा हो गया, एच तो इतना सा था ब्लू वाला, 5 to E इतना है तो वो बड़ा है, तो ये सॉलिड होने के कारण ये एच नीचे छुप जाएगा, क्लियर ना? तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ लाइंस डॉटेड आएंगी, लेकिन अभी अगर तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो इजीली पता चल जाएगा, लेकिन अभी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो पहले मैं यही कहूँगा कि पहले सारी लाइन को डार्क कर दो, पहले मतलब बिल्कुल डार्क ना करो, लाइट डार्क रखो, ठीक है,
लाइट डार्क रखो, हल्का हल्का, पहले मीन्स मीट कर दो लाइट, बाद में हम उसको डार्क या डॉटेड करना आसान रहता है। तो पहले मैंने मीट कर दिया इसको A to B, ठीक है। एक्चुअली यही एज नीचे दब रहा है, यहाँ पे यही डॉटेड आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप 90 डिग्री देखोगे इधर से तो D तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, लेकिन आपको इधर से ये भी लगेगा कि E और C भी नीचे दब रहा है और D भी दब रहा है, E और B भी, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी कैसे लोकेट करेंगे। पहले लोकेट करो A to B, देन B to C, पहले बेस पॉलीगन ढूंढना जरूरी है, C to D, D to E and E to A। ओके, तो हमने ये दो लैमिना, दो पेंटागन पॉलीगन, लैमिना तो नहीं कहूंगा, दो पेंटागन पॉलीगन ढूंढ लिए, एक टॉप का सॉलिड का, एक बेस का, एक टॉप का एक बेस का, ठीक है। अभी हमें साथ साथ एच को मीट करने से पहले बेस पॉलीगन की कौन सी डॉटेड लाइन है वो ढूंढना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम फिर उस एच को भी डार्क कर देंगे जिसको डॉटेड करना है। अब उसको ढूंढने के लिए क्या करना, एक तो प्रैक्टिकल ये मेथड है कि आप यहां से अगर देख रहे हो तो ये पॉलीगन तो पूरा दिख रहा था 1 2 3 4 5, लेकिन मैं कहूँ कि अगर मैं अब यहां से देख रहा हूं, क्योंकि देख तो सॉलिड को यहीं से रहा है ना टॉप से, तो यहां से मेरे को सिर्फ ये लग रहा है, ध्यान से समझो, यहां से सिर्फ ये लग रहा है कि कॉर्नर डी ही नजर आ रहा है, कॉर्नर डी ही नजर आ रहा है, बाकी सारे सीई और ए भी नीचे दब रहे हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, और ये इस सॉलिड के नीचे आ रहे हैं, सीई भी इस सॉलिड के ये नीचे आ रहे हैं इधर से, सीई भी और ए भी, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि सीई मैक्सिमम क्रॉस कॉर्नर एरिया दिख रहे हैं, वो बाहर की तरफ जाएंगे ही जाएंगे डी की तरह, सिर्फ ए और बी नीचे दब के रह जाएंगे जब टॉप से देखोगे। तो सिर्फ मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिख रहे हैं हमें, दिस वन ई और सी, यस ई और सी, और ए और बी नीचे दब गए और डी तो बिल्कुल टॉप पे, वो तो देखी गई। अब इसको देखने के लिए यहां तो सॉलिड है तो दिख गया आपको, लेकिन एग्जाम में तो सॉलिड नहीं होगा, एग्जाम में तो सिर्फ ड्राइंग शीट होगी आपके पास, और वहां से आप यहां देखोगे कि सिर्फ डी दिख रहा है, बाकी तो दिख नहीं रहे, लेकिन यहां तो प्रैक्टिकल ई और सी भी दिख रहा है। तो एग्जाम में ये देखने के लिए कि वास्तव में कौन से पॉइंट दिखेंगे और कौन से नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, नहीं तो स्टूडेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि सभी लाइंस को डार्क कर देते हैं, इसीलिए अब ये गलती ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस पॉलीगन को फर्स्ट स्टेज को इधर से देखेंगे। ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है बात, क्योंकि मैं वाइवा लेता रहता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे जाके रुक जाते हैं कि ठीक है जी तुम कैसे कर देंगे, ये लाइन हिडन आएगी बट नॉट श्योर हिडन है कि नहीं है, ये लाइन फर्म आएगी बट नॉट श्योर फर्म है कि नहीं है। तो उसको कवर करने के लिए इस व्यू को इधर से देखेंगे, फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट व्यू को इधर से देखेंगे। जब मैंने इधर से देखा तो मेरे को डी क्लियर कट नजर आ रहा है इधर से, तो इट मींस डी क्लियर कट नजर आ रहा है, और इस तरफ बेशक क्रॉस सेक्शन एरिया अंदर की तरफ दोनों तरफ, ध्यान से समझो, दोनों तरफ बेशक क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, दोनों तरफ, किधर डी टू ई भी, लेकिन ई टू डी टू सी भी, बेशक क्रॉस सेक्शन एरिया अंदर की तरफ जो है वो एंगल पे जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा, हम कह सकते हैं बढ़ रहा है एरिया, बेसिकली बढ़ रहा है एरिया। तो अगर ये बढ़ रहा है तो मैक्सिमम बढ़ के डी से ई तक गया और डी से सी तक गया, ध्यान से समझो इस बात। तो अगर मैंने इधर देखा तो ये एज बेशक इंक्लाइंड हो रहा है, हाँ इंक्लाइंड बोला था मैंने, बेशक ये एज इंक्लाइंड हो रहा है, लेकिन इधर से देखने में 5 भी दिखेगा और मेरे पास ई भी दिखेगा और सी भी दिखेगा। तो इट मींस इसलिए ई टू डी एंड डी टू सी, ई टू डी एंड डी टू सी जो एच आएंगे वो डार्क ही आएंगे, दैट शुड बी फॉर्म्ड एच, दैट शुड बी फॉर्म्ड एच, ठीक है। लेकिन आप देखो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी कम की बात कर रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कहाँ हो रहा है, जब मैं ई से सी ए की तरफ जा रहा हूं,
ई से ए की तरफ जा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। ऐसे इधर सी से बी की तरफ जा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। और मैक्सिमम सॉलिड यहाँ तक था और बाकी ये जो कम हो रहा है एरिया वो इसके नीचे छुप रहा है। अगर मैं इधर से देखता हूँ और ये स्केल मैं ट्रांसपेरेंट ना रखे, ये स्केल आप ऐसे मैं सॉलिड रख लेता हूँ यहाँ पे, तो इधर से देखता हूँ तो मुझे सिर्फ D2E एंड D2C नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ से मुझे जो है E2A और A2 और C2B नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया इधर कम हो रहा है और सॉलिड मैक्सिमम इतना है, तो वो पॉइंट उसके नीचे दब जाएंगे, वो लाइंस उसके नीचे दब जाएंगे। तो इट मींस इस केस में मेरे पास E2A जो एज है वो अब फर्म नहीं आएगा, इट शुड बी डॉटेड। इसीलिए आपको बोला था कि पहले लाइट बनाओ ताकि बाद में इरेज करना तो आराम से हो जाएगा। पहले डार्क कर दोगे तो फिर इरेज करना मुश्किल हो जाएगा, करोगे भी तो दिखेगा एग्जामिनर को नीचे थोड़ा थोड़ा। सो इट मींस C2B आल्सो शुड बी डॉटेड। तो ये दोनों एज अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, नजर नहीं आ रहे, तो A to B तो बिल्कुल ही पीछे छुप गया, वो तो बिल्कुल ही क्लियर है कि वो तो इधर से पीछे ही छुपा हुआ है, ये तो दिखेगा ही नहीं इधर से क्लियर है। सो ड्यू टू दैट द A to B अगेन डॉटेड। तो यहाँ पे कौन सी एज डॉटेड आए, सॉरी यहाँ कर दूंगा मैंने, तो यहाँ पे कौन सी एज डॉटेड आएंगे और कौन से डार्क आएंगे, इसको देखने के लिए आपको फ्रंट व्यू का फर्स्ट स्टेज का टॉप व्यू इधर से लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से एज डॉटेड आएंगे और कौन से एज डार्क आएंगे, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना कि सर ने बोला था कि ये डॉटेड आएगा, कभी ये डॉटेड नहीं भी हो सकता, क्योंकि कॉर्नर इधर आ गया तो यहाँ पर वो है ये ए बी डॉटेड नहीं हो सकता, ए बी इधर डार्क दिखेगा, तो रट्टा नहीं लगाना कि ए बी डॉटेड होगा। आपने इस कंसेप्ट को इधर से देखना, क्लियर। अब बात आ गई पूरे सॉलिड की, हमने बेस पॉलीगन के एज ढूंढ लिए, ये फॉर्म दिखेगा पूरा पॉलीगन, ये सिर्फ D2E और D2C फॉर्म दिखेगा, बाकी E2A, A2B और B2C डॉटेड दिखेगा सारा, क्योंकि इधर से देखा तो ये पूरा E2A, A2B और B2C नीचे छुप गया इसके, तो वो डॉटेड है। अब इतना ढूंढने के बाद हमने देखना है कि मैक्सिमम टॉप से रेक्टेंगल कौन कौन से नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम टॉप से रेक्टेंगल कौन कौन से नजर आ रहे हैं, और ये वाले रेक्टेंगल्स, पेंटागन है सॉलिड आपका, तो इसमें 5 रेक्टेंगल हो गए, पेंटागन के 5 एजेस हैं, और एज पर द कंसेप्ट ऑफ एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म हैविंग द रेक्टेंगुलर फेसेस इक्वल टू द नंबर ऑफ बेस पॉलीगन एजेस, यही पढ़ा था हमने परसों लेक्चर में, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग ये अब हम कवर करेंगे कि कौन से रेक्टेंगल देख रहे हैं। तो उसको देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन इस फिगर को अगर इधर से फॉलो करेंगे टॉप से, तो डेफिनेटली 4 to D तो क्लियर कट दिख ही रहा है, 4 to D तो क्लियर कट हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो इट मींस 4 to D जो है वो क्लियर कट टॉप में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नजर आएगा ही आएगा, 4 to D। इस एज के बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये सेंटर में चला गया तो ये नजर कैसे आ रहा है, इसको देखने के लिए आप इस चीज को फॉलो करोगे कि टॉप से 4 to D तो क्लियर दिख ही रहा है ऊपर से, तो ये तो आएगा। अब बाकी रही दूसरी एज, तो अगर मैं टॉप में देखता हूं तो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, सॉलिड का मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया यही था, वो कौन सा था मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज फ्रॉम E to C और यू कैन से 5 to 3, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। तो इट मींस अगर मैंने इधर से देखा तो मुझे क्लियर 5 to E भी नजर आ रहा है और इधर से क्लियर C to 3 भी नजर आ रहा है, तो इट मींस यहाँ पे फिर मैंने 5 to E को भी डार्क कर दिया, अगेन 5 to E शुड बी डार्क नाउ, और ऐसे मेरे पास इधर C to 3 भी डार्क है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ रही होगी अच्छी, कौन सा एज डॉटेड करना है हमें, कौन सा डार्क लाइट करना है, डॉटेड डार्क करना है, क्लियर। लेकिन अगर ये देखूं मैं अब कि इधर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा था, 5 to E तो दिखा, लेकिन A to B तो बिल्कुल नीचे दबा हुआ था, तो इट मींस A to B वो एज है जो
जो बिल्कुल नीचे रेक्टेंगल दबा हुआ है, ए टू बी के ऊपर लाई कर रहा है, जिसकी हमने बात भी की थी कि वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस में भी ही कैन सेट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद एचपी, वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विद एचपी। तो ये रेक्टेंगुलर फेस मींस ए टू वन एंड बी टू टू, ये पूरा नीचे दबा हुआ रेक्टेंगुलर एरिया है। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ए टू वन, वैसे भी आपको ये चीज़ और एक चीज़ आपको कवर करेगी कि क्यों ये डॉटेड आया, क्योंकि ए टू ई और बी टू ए, इधर से भी ये डॉटेड लाइन आ रही थी, इधर से भी ये डॉटेड लाइन आ रही थी। मैं ये कह लो कि इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, और उसके साथ जो आगे वायर मिलेगी वो एज ए करंट ही चलेगा। इट मींस ये डॉटेड इधर से है, तो ये डॉटेड इधर से है, तो इसके साथ ये जो लाइन चल रही है ए टू वन, अब ये भी आप क्या रहेगी, ये भी आपकी डॉटेड रहेगी। तो सेम उसी मेथड से ये बी ए टू बी और इधर से सी टू बी डॉटेड आ रही थी, ना ये कह लो ए टू बी करंट आ रहा था, सी टू बी आ रहा था, और आगे वाली जो वायर में फ्लो हो रहा है वो भी करंट ही फ्लो हो रहा है इधर से। तो इट मींस अगर ये डॉटेड है तो ये भी डॉटेड चली जाएगी। क्यों? अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया सॉलिड को कैरी करके कि वो रेक्टेंगुलर फेस है ए टू वन और बी टू टू, जो नीचे दब रहा है बिल्कुल टॉप से नहीं दिख रहा, तो उसका रेक्टेंगुलर फेस का एज डॉटेड आएगा। तो अब आपको यहाँ पे तीन रेक्टेंगुलर फेस अलग अलग नजर आ रहे हैं, 5 टू ई टू ए टू वन, एक ये नजर आ रहा है, एक नीचे दबा हुआ फेस आपको ये नजर आ रहा है ए टू वन एंड बी टू टू का, मीन्स ए टू वन वन टू टू, ए टू बी एंड बी टू ए, ये वाला क्लियर। और अगर जो क्लियर कट टॉप से देखते हैं तो वो कौन सा नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है डी टू ई टू फाइव एंड 5 टू 4। सो यू कैन सी है, इधर से क्लियर कट देखा था तो डी टू फोर मीन्स डी टू ई, तो डी टू ई, यस डी टू ई नजर आ रहा है, और ई और 5 ई टू 5, सो ई टू 5 एंड अगेन 5 टू 4 एंड अगेन 4 और डी इकट्ठे तो 4 टू डी। तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस आपको क्लियर नजर आ रहा है। ऐसे इस तरफ आपको आ रहा है अगेन विच वन, डी टू फोर एंड अगेन विच वन, डी टू 4 एंड फ्रॉम 4 to 3, so 4 to 3 एंड 3 और C इकट्ठे हैं तो 3 to C एंड अगेन C to D, तो C to D। तो ये दो रेक्टेंगुलर फेस आपको E to 5 to 4 4 to D D to E, एक तो ये नजर आ रहा है क्लियर कट टॉप से, और दूसरी तरफ से D to 4 to 3 3 to C एंड C to D, ये नजर आ रहा है। तो इट मीन्स ये आपको फेस जो है, अगर मैं इसको थोड़ा और डार्क करूँ आपको क्लैरिटी करने के लिए, मीन्स लाइन को मैं डबल कर देता हूँ, जैसे डार्क हो जाएगी तो आपको और क्लैरिटी नजर को आएगी कि प्रॉपर कौन से फेस आपको नजर आ रहे हैं टॉप से। So you can see here कि हमें ये फेसेस अब हमें टॉप से प्रॉपर रेक्टेंगल जो है वो नजर आ रहे हैं, these फेसेस क्लियर। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास जब 45 डिग्री विद एचपी हुआ तो ये डेफिनेटली पूरा सॉलिड पैरेलल होता तो पूरा रेक्टेंगल दिखता, जितनी लेंथ थी 75 ही, लेकिन इनक्लाइन होने के कारण ये कंप्रेस्ड हो गया, तो ये इतना कंप्रेस्ड आपको नजर आ रहा है क्लियर। और टॉप व्यू इसका ये, और बेस पॉलीगन ये, और टॉप पॉलीगन ये, जो बाहर की तरफ लेके जाएंगे इधर और ये अंदर, बेस पर ये सॉलिड के अंदर की तरफ इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे नजर आएगा, लेकिन ये केस क्या था, केस देखो ध्यान से, केस क्या था, एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी, तो इंक्लाइन तो कर दी हमने एचपी 45 डिग्री, बट नेक्स्ट ही सेड पैरेलल टू वीपी। तो अब जब इंक्लाइन टू एचपी हो रही है तो यहाँ एक्सिस पैरेलल टू वीपी हो रही है,
ये देखना जरूरी है कि यहाँ भी एक्सिस पैरेलल टू वीपी मिल रही है नहीं। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्सिस, दैट इज द सेंटर लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस टू द टॉप पॉलीगन बेस। तो इसमें बेस सेंटर कौन सा था, ओ, तो इट मींस एक्सिस यहाँ से पास हुई थी ना, यही है ना आपकी एक्सिस, इसी को आप सीएल लिख रहे थे सेंटर लाइन, तो यही आपकी एक्सिस थी, दैट इज द सेंटर लाइन, दिस रेड वन। और ये रेड लाइन 45 डिग्री यहाँ चलेगी, ठीक है, तो इंक्लाइन टू एचपी 45 डिग्री होगी। लेकिन यहाँ पे पैरेलल टू वीपी हो रही है कि नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको टॉप से पता चलेगा। टॉप में अगर मैं एक्सिस की पोजीशन ढूंढता हूँ, क्योंकि कभी कभी वो थर्ड स्टेज में क्या जाता है, नाउ इट्स एक्सिस मेक द एंगल 30 डिग्री विद वीपी, तो टॉप में एक्सिस की पोजीशन ढूंढनी जरूरी है। कैसे, सेम एक्सिस ओ डैश का पॉइंट ये ले आए थे तो O1 आ गया था, बेस ओ डैश का ये ले आए थे तो यहाँ O1 आ गया। तो यहाँ पे एक्सिस क्या थी, O1 टू O1 मींस O टू O एक्सिस थी, तो हेयर O यहाँ से इधर गया, तो जहाँ उसको टच किया वहाँ O1 आ गया, इधर ये वाला तो O वाला था, जहाँ उसको टच किया वहाँ O1 आ गया। सो व्हाट इज द एक्सिस, O टू O, सो हेयर O टू O इज हियर। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो O टू O एक लाइन बन रही है जो पैरेलल टू किसकी है, XY की। तो अगर कोई भी लाइन टॉप व्यू में पैरेलल टू XY होती है, कोई भी लाइन अगर टॉप व्यू में पैरेलल टू XY होती है, वो कब होती है, जब वो पैरेलल टू VP होगी। जब कोई भी लाइन पैरेलल टू VP होगी, क्लियर, तो तभी वो टॉप इधर पैरेलल टू VP हुई है लाइन, ऐसे HP पे देखिए रोटेट किया तो बिलो XY पैरेलल टू XY चली। तो इट मींस यहाँ पे भी O1 टू O1 अगर पैरेलल टू XY मिल रहा है, तो इट मींस ये लाइन शो करेगी आपकी कि अप टू हियर योर एक्सिस आल्सो इंक्लाइन टू पैरेलल टू VP। ठीक है, कोई भी लाइन फ्रंट में पैरेलल टू VP होती है तो वो टॉप में HP पे दिखेगी, ऐसे HP को रोटेट किया तो पैरेलल टू XY नीचे जाती थी वो। तो ये चीज़ आपको पैरेलल टू XY मिल रही है O1 टू O1, तो ये चीज़ आपको शो करेगी कि अप टू हियर आल्सो योर एक्सिस इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। क्लियर, तो ये ऐसे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना है, रट्टा नहीं लगाना कि नहीं सर क्यों आ रहा भाई, टीचर ने बोला था सर तभी आ रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। टीचर ने बोला था तभी आ रहा है भाई, ये बात नहीं चलेगी। ठीक है, सो फॉलो द कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है। जब तक आप उस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? सो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने किया है एक्सिस ऑफ सॉलिड इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। इन दैट केस draw in two stages. In the first stage we assume the axis is perpendicular to HP and parallel to VP, and in the second stage we assume the axis is inclined to HP and parallel to VP. In the first stage we assume the axis is perpendicular to HP and parallel to VP. ठीक है, so it means when the axis is inclined to any plane, then they are drawn in two stages. In the first stage we assume the axis is what, the axis is perpendicular to the inclination plane, and we draw the front view and top view in that stage, and in the second stage we incline it at the given angle with the given plane, and after that due to that we shuffle one view of that in second stage view, okay, and we can find the final view. Clear? So this is the case when the axis of solid is inclined to HP and parallel to VP. आज इतना ही, और फिर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत में, इतनी ठंड में ये पूरा लेक्चर लिया है, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ आए तभी तभी बेनिफिट होगा। सभी स्टूडेंट्स के पास ये लेक्चर पहुंचे तभी बेनिफिट होगा। और आप सभी रिस्पेक्टेड माननीय फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया करें, जब उनको बता दिया करें। और स्टूडेंट्स को भी ये विनम्र बेनती है मेरी कि अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताया करो, ये ना सोचा करो कि मैं ही पढ़ लूँ, मैं ही कामयाब हो जाऊँ। ठीक है, आज का जो युग है ना, दैट इज़ द टीम वर्क।
अगर इकट्ठे होकर काम करोगे देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन द लाइफ, ये याद रखना, ठीक है। अकेले सोचोगे कि मैं अकेला कुछ कर लूँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सुना ना, साथी हाथ बढ़ाना रे, वही है कि एक हाथ किसी के लिए बढ़ाओगे दूसरा कोई आपके लिए बढ़ाएगा। आज आप इस इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के नोट्स किसी को सेंड कर रहे हो तो कल को आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट के आपके नोट्स आपको कोई सेंड करेगा जो उसके पास होंगे या उसमें हेल्प करेगा। सो हेल्प द अदर्स, ठीक है, ठीक है। न्यूटन लॉ है ना, एवरी एक्शन हैविंग द अपोजिट रिएक्शन, तो सेम ऐसे ही है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। आज किसी के लिए अच्छा करते हो तो कल को आपके लिए कोई अच्छा डेफिनेटली करेगा, ठीक है। आज मैं इतनी ठंड में इतनी मुश्किल में ये लेक्चर दे रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसा स्टूडेंट होगा जो सोचेगा इस बारे में, ठीक है। तो अगर उसने ये सोच लिया तो मेरे लिए अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। लेकिन कभी भी फल की इच्छा के बिना काम करना लाइफ में, हमेशा फल नहीं मिलते लाइफ में, कभी कभी फल बहुत देर बाद मिलते हैं, बट डू द वर्क, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, शोज शुड बी गोज ऑन, बस यही कहना है, ठीक है। कोई आपके काम की, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बुक पढ़ी थी, उसमें बड़ा अच्छा एक सेंटेंस था, उसमें उसने बोला था, उन्होंने बोला था कि आपके काम की कोई कदर करे या ना करे, ठीक है। आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उस इंग्लिश में सेंटेंस था, उसका हिंदी रूपांतर बता रहा हूँ कि आपके काम की कोई कदर करे तो चाहे ना करे, आप लगन से अपना काम करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपकी कदर करेगी, ठीक है। तो बस लगन से, ये है कि आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका मिशन सही होना चाहिए, आपका वे अच्छा होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, किसी के अच्छे काम के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपका मिशन कोई बुरा नहीं होना चाहिए, कोई रॉन्ग थिंकिंग आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छा करते जाओगे तो डेफिनेटली किसी न किसी दिन आप सक्सेस हो ही जाओगे, आपके लिए भी अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। तो बिना ये सोचे कि कोई मेरे लिए क्या कर रहा है, आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, पहले ये सोचना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारे लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट घर पे कहीं कहीं भी बैठे हैं ना, जो भी ये सब्जेक्ट लर्न करना चाहता है, मे बी ही और शी बिलोंग फ्रॉम इंडस्ट्री। जैसे अभी मेरे को परसों एक फ़ोन आया था, एक पर्सन थे हमारे इंडिया के थे, बट ही इज़ वर्किंग एट दुबई, तो वो कहते हैं कि मेरे को ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही थी, व्यू को प्रोजेक्शन देने में समझ नहीं आती थी कि कैसे आती है, क्यों आती है, तो मैं आपके लेक्चर फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हो, आप इंडस्ट्री में भी हो, तब भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी व्हेन यू रिलेटेड विद द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इंडस्ट्री में कहीं भी इसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, अगर कर लेते तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते तो आपको बहुत जो है वो हेल्प मिलेगी अपने वर्क में आगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल दोबारा। सो थैंक्स अगेन, थैंक यू।